हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और डीट प्लस बी के अपकमिंग एग्जाम्स की प्रेपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था कि मैं डीट प्लस बी के जो 2026 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे टीचिंग के हों चाहे नॉन टीचिंग के हों, उनके पीवाईक्यू लेकर के आने वाली हूँ। ठीक है, ये पीवाईक्यू मैराथन है, तो आज मैं वही लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। इसमें अगर आपने जीके जीएस के पीवाईक्यू कर लिए तो आप 12 to 14 मार्क्स यहीं से अचीव कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसमें 4 ऑप्शन जो होते हैं उनको भी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अभी क्या है, कोर्ट अटेंडेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर, एमटीएस, पीजीटी और भी अदर नॉन टीचिंग के एग्जाम्स हैं 1 जून से। ठीक है, 1 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है इन एग्जाम्स में। इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, वो प्लेलिस्ट है जो डी ट्रिपल एस बी जीके जीएस पीवाईक्यू मैराथन के नाम से होगी। ठीक है, तो आप जब भी आपका मन करे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो को चला सकते हैं। आप कोई काम भी कर रहे हैं तभी आप कानों में कुछ भी लीड वगैरह लगा करके आप इसको सुन सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी अभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। और जो टीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं वो ये ना सोचें कि जीके या जीएस ये नॉन टीचिंग की है तो हम क्यों करें, वो भी कर लें, क्योंकि बोर्ड जो है वो एक ही है, सेम पैटर्न पर एग्जाम आता है। जीके जीएस आप टीचिंग के उठा करके देख लीजिए और नॉन टीचिंग के देख लीजिए, सेम होते हैं। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। डी ट्रिपल एस बी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं फर्स्ट पार्ट के, वो मैं इस चैनल पर जल्दी ही सारे ही सब्जेक्ट के लेकर के आने वाली हूँ इसी तरीके से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी हम ये आज मैं कराने वाली हूँ एमटीएस एग्जाम जो हुए थे फेब में हुए थे, 24 फेब का है, शिफ्ट है इसकी 5 to 6। इसका एग्जाम, इसके पीवाईक्यू जीके या जीएस के सॉल्व कराने वाली हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब लोग अपनी क्षमता से कम रोजगार पाते हैं तो उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अल्प रोजगार। यानी जब व्यक्ति अपनी योग्यता या क्षमता से कम स्तर का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? अल्प रोजगार कहते हैं। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट है वो पूरी तरह से सही नहीं है इस क्वेश्चन में। और सीजनल एम्प्लॉयमेंट जो मौसमी बेरोजगारी होती है, जो वो केवल मौसम पर आधारित होती है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है अर्थव्यवस्था में कौशल असंगत होता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसका, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? यानी इमीडिएट कॉज क्या था 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था? तो वो देखो, अवध का विलय नहीं, ये नहीं था। ठीक है, उच्च भू राजस्व भी नहीं था, चर्बी वाले कारतूस, भत्तों से इनकार। तो चर्बी वाले कारतूस क्या है, ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 1857 में जो विद्रोह हुआ था वो तात्कालिक कारण था, कारतूस, चर्बी वाले कारतूस। अवध का विलय क्या है, पृष्ठभूमि कारण हो गया। उच्च भू राजस्व क्या है, ये आर्थिक कारण हो गया। भत्तों से इनकार ये कोई इमीडिएट कारण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मौसमी बेरोजगारी से किन श्रेणी के श्रमिक सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं? ठीक है, आईटी पेशेवर, कृषि मजदूर, फ्लाइट अटेंडेंट या निर्माण इंजीनियर। अब देखो, मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? जो मौसम में जिनको रोजगार मिलता है और मौसम के बाद में उनको कोई रोजगार नहीं मिलता है। जैसे कि गेहूं की कटाई है एक मौसम में होती है, ठीक है, या बुवाई है तो एक मौसम में होती है, तो उसी को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो ये कृषि मजदूर जो है उसको इफेक्ट करती है ये, ठीक है, उसको प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 जुलाई 2025 को डीआरडीओ एवं आईएएफ द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था? तो यहां पर अस्त्र बीवी राम, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी समूह के प्रमुख नेता कौन थे? तो चरमपंथी समूह के जो नेता थे वो लाला लाजपत राय थे। बाकी के डब्ल्यू.सी. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी, ये कौन थे? ये उदारवादी नेता थे। ठीक है, और ये वाले जो है लाला लाजपत राय, ये चरमपंथी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए थे? तो ये जनवरी में जो सीआरपीएफ के महानिदेशक बने थे वो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह थे, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुथांडु मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य का नववर्ष उत्सव है? तो यहाँ पर नववर्ष की बात की गई है, यानी न्यू ईयर की बात कही गई है। किस राज्य में पुथांडु नाम से न्यू ईयर फेस्टिवल मनाया जाता है? तो ये देखो, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। बाकी का कर्नाटक, केरल, बाकी का केरल में विशु नाम से, ठीक है, केरल में क्या है, विशु नाम से नववर्ष मनाया जाता है। कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में ये उगादी नाम से, ठीक है, उगादी नाम से मनाया जाता है। किसमें? कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में, और तेलंगाना में भी ये उगादी नाम से नववर्ष का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम,
MRF, MMSC, FMSI इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2025 का पहला दौर किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये कोयम्बटूर में किया गया था। इसका पहला दौर कोयम्बटूर में आयोजित किया गया था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9th क्वेश्चन है, टाटा WPL 2025 का फाइनल किस टीम ने जीता था? तो WPL 2025 का फाइनल है जो मुंबई इंडियंस ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका डी ऑप्शन सही है। गाइस, करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो इसमें जो 4 ऑप्शन है इनको मैं सॉल्व नहीं करा रही हूँ। ठीक है, जुलाई 2025 में किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने यह खोज की कि कुछ विशेष परिस्थितियों में क्वांटम प्रभाव लाभकारी हो सकता है? तो ये इसका आंसर सी ऑप्शन सही है। रमन अनुसंधान संस्थान RRI है जो उसने ये खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय की प्रति इकाई बचत को APS कहा जाता है। APS का पूर्ण रूप क्या है? यानी यहाँ पर APS की फुल फॉर्म पूछी है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का आधिकारिक गठन किस वर्ष किया गया? यहाँ पर सेबी का गठन पूछा गया है कि सेबी का गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1992 में। ठीक है, सेबी का गठन 1992 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी 1858 में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसके द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन के अधीन एकीकृत की गई थी। ठीक है, इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया। यह भारत में कंपनी शासन का प्रारंभ था। इससे भारतीय शासकों को अधिकार मिले। देखो, इसका ए ऑप्शन सही है, क्योंकि जब 1857 में जब विद्रोह हुआ था, तो उसके बाद में विद्रोह बहुत बड़ा हुआ था इसमें, तो उसके बाद में क्या है, जो शासन व्यवस्था थी हमारी इंडियंस की, वो ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी। ठीक है, अब हमारी इंडिया का जो शासन है वो ब्रिटिश से कंट्रोल हो रहा था। ये 1858 में हुआ था। ठीक है, इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया? नहीं किया था, शासन हो रहा था लेकिन वो ब्रिटिश से हो रहा था। यह भारत में कंपनी शासन का प्रारंभ था? नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। इससे भारतीय शासकों को अधिकार मिले? बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 1857 में किस स्थान पर मंगल पांडे ने अपने ब्रिटिश कमांडर पर हमला किया और बाद में उनका कोर्ट मार्शल किया गया था? तो आपको सबको पता है ये बैरकपुर था। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर 1857 का जो विद्रोह है ना, 1857 का जो रिवॉल्ट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसी में देख लेंगे। 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं इसी में, तो इसको अच्छे से इस टॉपिक को कर लेना। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, उड़ान योजना की कल्पना NCAP 2016 के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य Tier 2 और Tier 3 शहरों को कितने वर्षों के विजन से जोड़ना था? तो ये 10 ईयर्स था। ठीक है, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। ये जो उड़ान योजना का उद्देश्य है वो 10 वर्षीय दृष्टिकोण के साथ क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाना था। ठीक है, जो क्षेत्रीय है उसमें हवाई संपर्क है जो उसको बढ़ाने का काम कर रहे थे। ये 10 ईयर्स की योजना थी उड़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक कांग्रेस नेताओं 1885 टू 1905 ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांगों को मनवाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा तरीका अपनाया था? तो इनके जो इस पीरियड के जो नेता थे वो सारे क्या थे? उदारवादी नेता थे। ठीक है, उदारवादी नेता क्या थे कि वो क्या है, वो संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को मनवाते थे। तो यहाँ पर वो क्या करते थे, संवैधानिक तरीके से बातों को मनवाने के लिए वो याचिकाएं, पेटिशन देते थे, प्रेयर्स करते थे, स्पीचेस देते थे। तो संवैधानिक तरीके से वो अपनी बात को मनवाते थे। प्रारंभिक नेता ये उदारवादी नेता होते थे। ठीक है, सशस्त्र संघर्ष से नहीं करते थे, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करते थे, ये भी नहीं था, क्रांतिकारी हिंसा भी नहीं करते थे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? यानी इंडिया में जो इनकम है वो मेजर करते हैं, जो किस तरीके से करते हैं, केवल आय के मेथड पर या केवल उत्पाद के मेथड पर, केवल व्यय विधि पर? तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। ये तीनों विधियों के संयोजन का उपयोग होता है। जब हम किसी भी आय को मापते हैं तो वहां पर आय भी देखा जाता है, यानी इनकम भी देखी जाती है, एक्सपेंडिचर भी देखा जाता है और प्रोडक्ट भी देखा जाता है। ठीक है, इन तीनों मेथड से हम क्या है, अपने भारत में राष्ट्रीय आय को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जून 2025 में असम से AGP यानी असम गण परिषद के उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए कौन निर्विरोध चुना गया था? जो AGP असम गण परिषद के
जून में जो उम्मीदवार चुने गए थे वो निर्विरोध चुने गए थे। इसका बी ऑप्शन सही है, बीरेंद्र प्रसाद बैश्य। इन क्वेश्चन से पता चल रहा है अभी 20 क्वेश्चन नहीं हुए, कम से कम 4 to 5 क्वेश्चन क्या है करंट अफेयर से लिए गए हैं और 2 से 3 क्वेश्चन 1857 रिवॉल्ट से लिए गए हैं। तो आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से करना है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है, और करंट अफेयर बहुत अच्छे से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। नीरज चोपड़ा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में 90 मीटर से अधिक का थ्रो करने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने 90.23 मीटर का रिकॉर्ड किस प्रतियोगिता में बनाया गया था? तो नीरज चोपड़ा है जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में 90 मीटर से अधिक का थ्रो किया था, जो वो दोहा डायमंड लीग में किया था, ठीक है। इसका डी ऑप्शन सही है। अभी यहाँ पर देखो कितने करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो करंट अफेयर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई भी नॉन टीचिंग एग्जाम है या टीचिंग एग्जाम है, करंट अफेयर D2+ भी जरूर पूछता है। 4 to 5 क्वेश्चन जरूर पूछता है करंट अफेयर से। अभी यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए, फिर भी यहाँ पर कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन क्या है करंट अफेयर से पूछ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यूनेस्को द्वारा भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य यानी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया को किस प्रकार का स्थल पदनाम प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर देखो ये हेरिटेज में आया है, यानी विश्व धरोहर स्थल में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या है, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य है, इसको रखा गया है, ठीक है। इसका देखो ये है ना, हेरिटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से कर लेना, करंट में भी कर लेना और पहले जो आ चुके हैं हेरिटेज साइट पर तो उसको आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यों के निष्पादन में सलाह देता है? ठीक है, तो ये कौन है? ये प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, यानी आर्टिकल 74 के तहत क्या है, राष्ट्रपति को उनके कार्यों के निष्पादन में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्या है, सलाह देते हैं, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अब इसका आर्टिकल याद रख लेना किसके तहत करता है, ये 74 आर्टिकल के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थल पर शैलकृत चैत्य हॉल का सबसे प्रारंभिक उदाहरण स्थित है? तो ये कार्ले है, ठीक है। इसको हम डिटेल में देख लेंगे। कार्लिका चैत्य हॉल भारत के सबसे प्राचीन एवं उत्कृष्ट शैलकृत चैत्य हॉलों में माना जाता है। देखो अजंता है, ये लेटर एग्जाम्पल है, यानी बाद का एग्जाम्पल है। एलोरा है जो ये डिफरेंट पीरियड का है, और कन्हेरी है जो ये लेटर डेवलपमेंट, इसका बाद में डेवलपमेंट हुआ था। एलोरा की गुफाएं हैं जो वो डिफरेंट पीरियड का है, और अजंता है जो इसका भी बाद का एग्जाम्पल है। तो इसका है जो प्राचीन और उत्कृष्ट शैलकृत चैत्य हॉल है कार्ले का, वो क्या है, सबसे प्राचीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। लैंगिक रूप से जनन करने वाले जीवों में यदि दो प्रतियां भिन्न हों तो व्यक्त होने वाले लक्षण को क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन होगा, उसको कहते हैं हम प्रभावी लक्षण, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। जब जीन की दो प्रतियां भिन्न होती हैं तब प्रभावी लक्षण व्यक्त होता है, ठीक है। इसका क्या है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत में विनिर्माण उद्योग मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किससे रिलेटेड है, ठीक है। अब वो आपको सेक्टर बताना है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, माध्यमिक क्षेत्र, यानी सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। देखो ये सेक्टर है ना जो प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, ये इन तीनों को जरूर याद कर लेना, ठीक है। इकोनॉमिक्स का जो भी क्वेश्चन आता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर हो गई, ये फर्स्ट सेक्टर में आता है, यानी प्राइमरी सेक्टर में आता है, तो इनको याद कर लेना। अब देखो यहाँ पर है माध्यमिक क्षेत्र, विनिर्माण उद्योग कच्चे माल को तैयार वस्तुओं में बदलता है, इसलिए यह माध्यमिक क्षेत्र होता है, यानी सेकेंडरी सेक्टर होता है। टेरिटरी सेक्टर जो है वो सर्विसेज होती हैं, जैसे बैंक्स हो गई, सर्विसेज हो गई जितनी भी। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर और एक्सट्रैक्शन आता है, और क्वार्टरनरी सेक्टर है जो नॉलेज बेस्ड सर्विसेज है, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी जो मोमडन है वो सबसे ज्यादा वहां पर पाई जाती है 2011 की जनगणना, ठीक है। तो यहाँ पर लक्षद्वीप, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। देखो जो भी सेंसस है ना, इसको जरूर कर लेना, सेंसस से क्वेश्चन भर भर के आए थे 2025 में भी, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको कर लेना आप। और 2011 को करना, तो उसी में से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद किस स्तर का निकाय है? तो ये 3rd लेवल का है, ठीक है। जिला परिषद क्या है, 3रे स्तर पर आती है पंचायती राज व्यवस्था में। अच्छा, ये पंचायती राज व्यवस्था है, इसके आर्टिकल भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल 21 है, 20A, ठीक है। आर्टिकल 21 के तहत क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में ये संरक्षण प्रदान करता है। अब हम अदर आर्टिकल्स को भी देख लेते हैं, ठीक है।
देखो आर्टिकल 20 है जो अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, जिसमें 20A आर्टिकल है जो, ठीक है। 22 आर्टिकल है जो ये अरेस्ट एंड डिटेंशन सेफ गार्ड्स के रूप में काम करता है। आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और 21 क्या है एजुकेशन के लिए, 21A ये क्या है, ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, ठीक है, कंपलसरी एजुकेशन के बारे में। आर्टिकल 19(1) में फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, 19(1) में ये आर्टिकल याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे मौलिक अधिकार हैं ना जितने भी, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको पूरा कर लेना कंप्लीट, ये सारे कवर हो जाएंगे उसमें, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, चापचर कुट भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध त्योहार है, ठीक है, ये त्योहार कर लेना, नव वर्ष है वो कर लेना, ठीक है। तो ये लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, ये स्टैटिक जीके को कर लेना, इनमें से पूछता ही D2+B क्वेश्चन। तो यहाँ पर है जो इसका करेक्ट आंसर सी है, मिजोरम में चापचर कोट क्या है त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, लार एमिलेज एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है, तो आपको पता है जो सलाइवा है वो कहाँ है, माउथ में होता है ना, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। एमिलेज लार ग्रंथियों द्वारा मुख में श्रावित होता है और स्टार्च के पाचन की शुरुआत करता है, ठीक है, ये माउथ में होता है। लीवर क्या है, प्रोड्यूस्ड बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, नॉट सोर्स ऑफ सलाइवरी एमिलेज, ठीक है। स्टमक क्या है, प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस, तो यहाँ पर ये ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्मारक को अफगान स्थापत्य की सुदृढ़ता का उदाहरण माना जाता है, तो इसका ए ऑप्शन होगा होशांग शाह का मकबरा, ठीक है। प्लाज्मिड के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। प्लाज्मिड डीएनए के खंड होते हैं और जीवाणुओं में पाए जाते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, गलत को बताना है। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है ये, ठीक है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। केसरिया स्तूप क्या है, महाराष्ट्र में नहीं है, ये बिहार में है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बिहार में है केसरिया स्तूप, तो इसका बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो हम अब देखो यही क्वेश्चन आ सकता है कि केसरिया स्तूप कहाँ स्थित है, तो यहाँ महाराष्ट्र की जगह आप बिहार कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। अनुच्छेद 21 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 वाक्य की स्वतंत्रता, 19 आर्टिकल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता, इसका डी ऑप्शन सही है, यानी आर्टिकल 25 है जो धर्म की स्वतंत्रता को बताता है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट है 21 आर्टिकल है जो वो किसको इंडिकेट करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को। आर्टिकल 14 है जो राइट टू इक्वलिटी को। 19 आर्टिकल है जो फ्रीडम ऑफ राइट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आर्टिकल 25 है जो फ्रीडम ऑफ रिलीजियन को, तो इसका डी ऑप्शन सही है, जो कि ऊपर यहाँ पर गलत दिए हुए गए थे, ठीक है। इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी 21 नहीं करता है, यहाँ पर क्या करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नीलगिरी पहाड़ियां किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित हैं, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं वो बताना है आपको, तो ये पूर्वी और पश्चिमी घाट पर हैं, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट पर। निम्न में से कौन सी द्रविड़ भाषा परिवार का संबंध नहीं है, लहदा, तोड़ा, तेलुगु, तुलु, तो ये सारे क्या हैं, ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, लेकिन लहदा है जो ये गलत है, ये इंडो आर्यन है, ठीक है, इंडो आर्यन भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाएं का प्राथमिक कार्य क्या है, ठीक है। बोल रहा है कि रेड ब्लड सेल है जो आरबीसी, इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो इसका क्या है, सी ऑप्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का ये संवहन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार के मुख्य विधि सलाहकार कौन होते हैं, यहाँ पर किसकी बात की गई है, विधि सलाहकार की, तो वो भारत के महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो विधि सलाहकार होते हैं भारत के, ठीक है। एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट एडवाइजर। चीफ जस्टिस जो होते हैं जुडिशियरी हेड होते हैं। लॉ मिनिस्टर होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जो महान्यायवादी हैं हमारी केंद्र सरकार के वो अटॉर्नी जनरल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेविंग साबुनों को शीघ्र सूखने से रोकने के लिए उनमें कौन सा यौगिक मिलाया जाता है, ये ग्लिसरॉल है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो ग्लिसरॉल है जो नमी बनाए रखता है और साबुन को जल्दी सूखने से बचाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, यूज्ड इन सोप मेकिंग, यानी सोप को बनाने के काम में आता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, यूज्ड इन सॉफ्ट सोप्स को सॉफ्ट रखता है ये। सोडियम बेंजोएट क्या है, प्रिजर्वेटिव, यानी ये प्रिजर्व रखता है सोप को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अभी, दक्कन का पठार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे बना है, तो दक्कन का पठार किससे बना है, बेसाल्टी लावा से बना हुआ है।
इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दक्कन का पठार मुख्य रूप से विशाल ज्वालामुखी उद्गारों से बने बेसाल्टी लावा से बना है। इसे दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे और क्या कहा जाता है, दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। एलुवियल सॉइल क्या है, ये नॉर्दर्न प्लेन में पाया जाता है। भारत मंडपम भारत का सबसे बड़ा सम्मेलन प्रदर्शनी केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये सभी को पता होगी भारत मंडपम कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन हमारे हो गए कवर। ठीक है, 20 का सेट मैंने पहले करा दिया था, 20 का अभी कराया है। तो मैंने ये 40 क्वेश्चन लाई थी। मैं सोच रही थी 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराऊं, बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती है, इस वजह से मैंने 40 क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आप देख लेना इसको। ठीक है, मैं ऐसे ही पीवाईक्यू लाती रहूँगी आपके लिए डेली बेसिस पे। जीके जीएस का मैं डेली लेके आऊँगी, कोशिश करूँगी मैं डेली लेके आऊँ। इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूँगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी किस नाम से बनाऊँगी, तो आप प्लेलिस्ट को चेक करते रहना। ठीक है, इसके बाद मैं हिंदी की भी लेके आऊँगी जल्दी ही, और रीजनिंग की भी जल्दी लेकर के आऊँगी। ठीक है, तो आप देखते रहना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।